बीते दिनों आपने खबर पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। अपने माता पिता पहले फांसी लगा कर आत्महत्या किया था, उससे पहले बच्चे को आज जहर देकर के मारा गया था। जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था, पुलिस ने बरामद किया था, उसमें यह बताया गया था कि वो लोन से परेशान है। लोन जो फर्जी कंपनियां जो लोन देती हैं, सस्ते दरों में जो लोन देती हैं, ऐसी कंपनियां लगातार लोगों को परेशान करती रहती है। मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के लोग आत्महत्या तक की जो कदम है वो उठा रहे हैं। इससे कैसे बच सकते हैं, हम जानते हैं नोएडा एडीसीपी शक्ति अवस्थी से। थैंक यू। तो अगर इस तरीके के जो साइबर क्राइम के मामले आते हैं जिसमें लोगों को धमकियां दी जाती हैं, इस तरह के ब्लैकमेल किए जाते हैं, ऐसे मामलों में लोगों को क्या करना चाहिए, आप एक बार बताएं वो। ये आजकल बड़े ही कॉमन केसेस हैं जिसमें लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं खुद ही, और उसके बाद उनको बोला जाता है कि आपने क्योंकि हमसे लोन मांगा इसलिए आप हमको इतना % ब्याज के बाद पैसे लौटाइए। आमतौर पे दो चीज़ें होती हैं इसमें, या तो लोग कई बार खुद लोन लेते हैं और बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पे 30% 40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाता है जो उनको पहले बताया नहीं जाता है। या फिर कई बार आजकल ऐसे केस भी आए हैं जब लोगों के बिना पैसे मांगे ही उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए और उसके बाद उनसे 30-40% के ऊपर के ब्याज पर साल 1.5 साल बाद पैसे मांगे गए, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट बन के आता था। लोगों को भी उस समय इस बात को बोल के फ्रॉडस्टर डराते हैं कि आपने पुलिस को सूचना नहीं दी और आपने पैसे रिसीव कर लिए और ये अपराध है, इसलिए आप पुलिस के पास जाएंगे तो पहले पुलिस आपसे खुद पूछेगी कि आपके पास पैसे और आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया। ये बात बोल के फ्रॉडस्टर्स लोगों को डराते भी हैं और इसलिए कई बार लोग पुलिस के पास सूचना लेकर नहीं आते। सबसे पहले इसमें लोगों को ये करने की ज़रूरत है कि तुरंत पुलिस के पास आएँ। पुलिस को पता होता है किस तरह के फ्रॉड आजकल ज़्यादा चलन में है और लोगों के साथ किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। जब आप पुलिस के पास आएंगे तो पुलिस को आइडिया इस चीज़ का ऑलरेडी होता है और पुलिस आपको तब सही गाइडेंस दे सकती है। रिसेंटली हमारे नोएडा जोन में भी एक ऐसी FIR हुई जिसमें व्यक्ति के नाम पर पहले के अकाउंट में पहले 8 से 10 हज़ार रुपये डाल दिए गया, उसके बाद काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर उसे पैसे वापस मांगे जा रहे थे और जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर डाली भी गई। तो हमने सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करी है और ऐसे केसेस में मेरा सबसे यही आग्रह है कि जब पैसे आपके पास किसी भी अकाउंट से संदिग्ध तरीके से आएँ तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि पुलिस को सूचना दे दें और हमेशा याद रखें कि कभी भी दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। अगर कोई ऐसे आपके अकाउंट में फ्री में पैसा डाला है यानी कि ज़रूर उसके पीछे कोई इल मोटिव या कोई गलत अपराध करने की प्रवृत्ति हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस भरपूर विश्वास दिलाती है लोगों को कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन कहीं पर लैक हो रहा है, तब भी इस तरह की घटनाएं जो हैं हो रही हैं। तो ऐसे में पुलिस किस तरीके सज़ा दिलवाने में कहाँ तक कामयाब है? जैसे कि जामताड़ा की हम अगर बात करें तो जामताड़ा में बहुत सारे मामले आ रहे थे। अब नया गढ़ जो है नूह बन गया है, नोएडा बन गया है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं लैक तो कर रही है ना। इस बारे में बताएं कि पुलिस कैसे इस सबसे पार पाने की कोशिश कर रही है, कैसे इसको सज़ा तक कहाँ तक दिला रही है? सबसे पहले तो अवेयरनेस है। सबसे पहला पुलिस का काम होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, और आज का शो एक माध्यम है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सकता है। अगर अवेयरनेस साइबर क्राइम के प्रति हो तो अपने आप ही अपराध रुक जाते हैं। साइबर क्राइम अन्य बॉडीली ऑफेंस जैसे मर्डर, रेप या प्रॉपर्टी ऑफेंस जिसमें डकैती, लूट, उन सबसे अलग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारा खुद का भय या खुद का लोभ भी छिपा होता है जिसकी वजह से हमारे साथ अपराध होते हैं ऐसे। तो इस तरह साइबर अपराध बाकी अपराधों से अलग है और इसलिए वो फुल्ली प्रिवेंटेबल भी है। इसलिए सबसे पहला पुलिस का काम होता है कि लोगों को जागरूक करें और ये अपराध होने ही ना दें। जैसे ही अपराध होता है, अगला दायित्व पुलिस का होता है कि जो भी लोग ये अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। साइबर अपराध केवल इस देश में नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ कर सकता है। इसलिए इन अपराधों को पकड़ पाना, जल्दी पकड़ पाना मुश्किल होता है। हम लोग पैसे तो ब्लॉक करा लेते हैं लेकिन अपराधियों को पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपराध होना, और अगर अपराध हो तो हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ें। हमारी टीमें निकलती हैं और ऐसा कोई भी अपराध नहीं होता जिसमें हमें पता ना लगे कि कौन अपराधी है। कई बार समय ज़रूर लगता है लेकिन हम अपराधियों को पकड़ लेते हैं। और साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें डिजिटल ट्रेल बनती है, यानी कि आपने इंटरनेट पर अगर कुछ भी डाला तो वो कहीं छुपता नहीं है, वो हमेशा इंटरनेट पर मौजूद रहता है। तो क्योंकि एक साइंटिफिक ट्रेल बनती है, क्योंकि कोई डिजिटल एविडेंस बनते हैं, इसलिए इनमें कन्विक्शन बाकी अपराधों से आसान भी होता है। एक चीज़ और होती है कि जिस तरह की घटनाएं इस तरह के सामने आ रही हैं, उसके बाद भी लोग पुलिस तक जाने में नहीं बच रहे हैं पुलिस से जाने में। तो क्या घर बैठे कुछ इस तरीके के उपाय हो सकते हैं जिससे शिकायत दर्ज किया जा सके या उनको इन्वॉल्व ज़्यादा ना किया जाए? जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं थाने जाते जाते वो खुद दोबारा पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें? इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार का एक नंबर है, इसका नाम नंबर है 1930। सबसे पहले उसको डायल कर कर अपनी सूचना दी जाए ताकि अमाउंट जो जिस अकाउंट में गया है वो इमीडिएटली रिलीज़ हो जाए।
फ्रीज़ हो जाए। और उसके बाद अगर कई बार 1930 नंबर बिज़ी होता है या नहीं लग पाता है, तो आप साइबर क्राइम का पोर्टल है हमारा, cybercrime.gov.in करके एक पोर्टल भी है, उस पे भी वही काम करता है जैसे 1930 काम करता है। आप उस नंबर पर अपनी सूचना दे सकते हैं और आपका अकाउंट, जिसमें अकाउंट में पैसा गया है वो अकाउंट तुरंत फ्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉमन से ऐसे जो तरीके होते हैं वो बताइए कि जिससे लोग आसानी से फंस सकते हैं, जैसे कि पहले लोग सिम कार्ड के नाम पे कि आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो गया, उस तरीके का भी नए पैटर्न क्या नए आए हैं? आजकल जो 4-5 पैटर्न ज़्यादा चल रहे हैं उसमें एक है लोन वाला ऐप्स का, क्योंकि लोग जानबूझ के पैसा डाल देते हैं आपके अकाउंट में, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा आजकल जो कॉमन चल रहा है वो कस्टम ड्यूटी, जिसमें एक कस्टम ड्यूटी ऑफिसर कॉल करता है, बताता है कि आपको गिफ्ट आया हुआ है 2000 करोड़ का, और उसको छुड़ाने के लिए आप आधा %, 1%, यानी 1-1.5 लाख रुपए एज अ कस्टम ड्यूटी दे दीजिए। कई बार लोग दे भी देते हैं और ये बड़ा कॉमन अपराध चल रहा है। न्यूड वीडियोज़ का बहुत ही कॉमन साइबर फ्रॉड है जो लगातार प्रेवलेंट है, जिसमें एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है जिसमें एक वीडियो चल रहा होता है और उसमें एक न्यूड वीडियो चल रहा होता है, क्योंकि लोगों की फ़ोटो आ जाती है कॉल उठाते समय, तो उसके बाद उस पर ब्लैकमेलिंग होती है। ये बहुत ही कॉमन अपराध है। कुछ इस तरह के अपराध ज़्यादा कॉमन है अन्य अपराधों से, और इन सबसे सतर्कता रहने की और बचने की बहुत ज़रूरत है। और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो क्या पैसे रिफंड होते हैं, या रिफंड होने में कितना समय लगता है, या पूरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? हाँ, प्रोसीजर ऐसा रहता है कि साइबर अपराध में कई बार लोगों को पता नहीं लगता कि उनके साथ अपराध हुआ है। कई बार लोभ में, लुभावने ऑफरों में लोगों को लगता है कि वाकई उनको ये चीज़ फ्री में मिल रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कई बार लोग सूचना ही बहुत समय बाद देते हैं, तो तब तक पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, तब पैसे मिलना मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग तुरंत सूचना देते हैं उनके पैसे तुरंत रिफंड भी हो जाते हैं। और पैसे तो हर केस में कुछ कुछ वापस होते हैं, लेकिन जितना जल्दी सूचना देते हैं उतना ज़्यादा पैसे वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप 4 से 5 घंटे के अंदर सूचना देंगे तो करीब 100% पैसे वापस आते हैं। पर अगर आप 1 महीने बाद सूचना देते हैं तो आप मान के चलें कि जो उस अकाउंट में पैसा तब तक बचे, जो कि 20-25%, वो जैसा पैसा बचता है वो वापस आ पाता है। तो अभी कुछ हाल के दिनों में कहाँ के लोग ज़्यादा पकड़े गए? जैसे आप नाइजीरिया की बात हम करें, नाइजीरियन जो कंट्री के लोग रहने वाले लोग हैं वो ऐसे मामलों में ज़्यादा पकड़े गए हैं। तो और कौन कौन सी जगह है, जैसे जामतारा है, इस तरह के कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर आपने पैटर्न आपने देखा हो कि यहाँ ये पैसे गए हैं और वहाँ पर ये अपराधी ज़्यादा पाए गए हैं? कुछ उस बारे में एक बार बताइए। झारखंड में ऐसे कई जनपद हैं जहाँ पर हमारी टीमें लगातार जाती रहती हैं और वहाँ पर ज़्यादा ऐसे अपराध पाए गए हैं। बिहार में भी ऐसी कुछ जगह हैं, हरियाणा में ऐसी कुछ जगह हैं। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में ऐसी जगह है। एक कॉमन चीज़ हमने ये भी देखी है कि जो क्रिमिनल जहाँ पे रहते हैं उन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ अगर उनके साथ फ्रॉड करेंगे तो FIR वहाँ की पुलिस करेगी और लोग पकड़ लिए जाएंगे जल्दी। इसलिए साइबर फ्रॉडस्टर्स अपराध ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर वो खुद नहीं रहते हैं। ये कॉमन चीज़ है। तो हो सकता है कि जो अपराध बिहार झारखंड में हो रहा हो वो शायद कहीं और के जगह के लोगों के द्वारा किया जा रहा हो। किसी एज ग्रुप के क्या ऐसा है कि जैसे क्या कम उम्र के लोग इसमें फंसते हैं या उम्र दराज लोग भी फंस रहे हैं? किस तरीके की कोई क्या एज ग्रुप ऐसा है जिसमें इसमें फंस रहे हैं? एज ग्रुप जो कॉमन देखी गई है वो 40 से लेकर 60 साल के लोग ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए वो नए हैं और टेक्नोलॉजी उनके लिए भी नहीं है। उनको सब चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, और क्योंकि इंटरनेट उन्होंने पिछले कुछ सालों में ही इस्तेमाल करना शुरू किया है, स्कूल में पढ़ा नहीं है, तो कई बार लोग जो खास करके 40 से 60 साल वाली जनरेशन है उनके साथ ऐसे अपराध ज़्यादा होता है। तो एक बार ये कि जो उम्रदराज लोग देख रहे होंगे वीडियो को, उनको एक बार ये संदेश दीजिए कि किस तरीके से वो बच सकते हैं। क्या उनको कोई ऐसा खास मोबाइल में ऐसे पैटर्न होते हैं जिससे वो इस तरह के कॉल से या इस तरह के तरीके से बच सकते हैं? कुछ ऐसा होता है उसमें? सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि कभी भी हमेशा याद रखें कि इंटरनेट पे फ्री कुछ भी नहीं है। तो कभी भी फ्री के ऑफरों में, जैसे फ्री का 5G सिम, फ्री में IPL के टिकट, फ्री में कोई भी चीज़ अगर आपको ऑफ़र करी, जैसे आप गर्मियाँ चल रही थी तो डिस्काउंट पे AC, फ्रिज, टीवी, इस तरह के जो लुभावने ऑफ़र हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता है, तो इंटरनेट पे भी कुछ फ्री नहीं होता है। कभी भी लोग ऐसा ना समझें कि क्योंकि इंटरनेट पे है तो उनको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेंगे, या इंटरनेट पे डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो हमेशा अपना जो कॉमन सेंस है उसको हमेशा चालू रखें, और अगर आप कॉमन सेंस हमेशा अपना इंटैक्ट रखेंगे तो इस तरह के फ्रॉड कम होंगे। जैसे आपने कहा कि AC फ्रिज की बात, जो AC फ्रिज बेचने के नाम पे ठगी हो रही है, तो क्या मौसम के बदल, जैसे गर्मी, AC और फ्रिज का तो महीना गर्मी का महीना आता होगा, तो गर्मी के महीना में क्या ठंड के महीने में कुछ और अलग तरीके का कुछ होता है? बिल्कुल अलग अलग जब चीज़ें होती हैं तो अलग अलग तरह के फ्रॉड आते हैं। जब IPL चलता है तो IPL के टिकट के नाम पे फ्रॉड आता है। जब अभी वर्ल्ड कप आने वाला हो सकता है वर्ल्ड कप के नाम पे कोई टिकट के नाम पे, जब KBC होता है तो KBC में एंट्री के नाम पे कई बार फ्रॉड होता है। ऐसे अलग अलग जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमेशा फ्रॉडस्टर पकड़ते हैं जो आपकी अटेंशन को ज़्यादा ग्रैब करें,
जो आपको ज़्यादा लुभावना लगे। क्योंकि उस समय पूरी दुनिया इन सब चीज़ों की बात कर रही होती है। जैसे जब कोविड आता है तो कोविड का फ्री टेस्ट, कोविड की रिपोर्ट, फ्री का कोविड वैक्सीनेशन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो हमेशा साइबर अपराध उन चीज़ों का ज़्यादा होता है जो चीज़ ज़्यादा उस समय करंट होती है। तो चाइनीज़ ऐप जो है आजकल भारत में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। चाइनीज़ ऐप लोन दे रहे हैं, बहुत सस्ते दरों में दे रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए और ये किस तरीके से अपराध में लिप्त हो रहे हैं? इंस्टेंट लोन की जितनी भी ऐप्स हैं उनसे बचें आप। इसलिए क्योंकि एक तो अनरेगुलेटेड होती हैं ये इनका कोई रजिस्ट्रेशन किसी के पास नहीं होता है और ये बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी सिविल स्कोर के लोन दे देती हैं और बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर देती हैं। इंटरेस्ट रेट 40 से 50% कई बार ईयरली भी होता है। ये इलीगल तो है ही, क्योंकि एक साहूकार अधिनियम है यूपी में, उसके हिसाब से तो ये इलीगल भी है। लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है कि क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है और पुलिस को वो क्या बताएंगे कि पैसा क्यों लिया है, इसलिए लोग कई बार कतराते हैं पुलिस के पास जाने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये इलीगल भी है। इस तरह के फ्रॉड्स, ऐसी ऐप्स भी इलीगल होती हैं और उसके बाद वो जिस तरह हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है वो भी इलीगल होता है। तो हमेशा ऐसी चीज़ आपको इंस्टेंट कोई ऐप लोन है आप उससे बचें और उस पुलिस के पास आएँ, पुलिस आपकी ज़रूर सहायता करेगी। एक चीज़ और सामने आ रही कि अब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की थी जो फर्जी जीएसटी के मामले वाले केस आए थे, जिसमें जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी और का होता था, नाम किसी और का, फेस किसी और का। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपना आधार कार्ड कहाँ दे रहे हैं या कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पैन कार्ड कहाँ दे रहे हैं, हमें ये खुद याद नहीं होता। तो ये अपराध कैसे होता है, इस बारे में एक बार बताइए। हमेशा याद रखें कि आप अपने चेक कर सकते हैं आपके पैन पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये सरकार ने ये सुविधा फ्री में दे रखी है, जिसमें आप जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर अपना पैन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई कंपनी तो नहीं चल रही या आपके आधार पे कोई सिम कार्ड रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये सरकार ने सुविधाएं फ्री में दे रखी हैं। सबसे पहले जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति चेक करे कि ऐसा तो नहीं कि उसके आधार पर या उसके पैन पर कोई कंपनी या कोई मोबाइल या कोई सिम चल रहा हो। पहली चीज़, एक मामला सामने आया था थाना सेक्टर 20 में, जिसमें करीब 21 अरेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 21 अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें हज़ारों करोड़ का फ्रॉड हुआ था, जिसमें लोगों के नाम पर कंपनियां चलनी थी और लोगों को मालूम नहीं था। तो इस सब अपराधों के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी कोई सस्पिशियस मैसेज आता हो कि आपका ITR जनरेट हुआ है इस कंपनी का या आपके नाम पे कोई कंपनी चालू हुई है, तो ज़रूर उसको एक बार चेक करें और पुलिस के पास आएँ, पुलिस आपकी सहायता करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ यहाँ आए और हमें इतनी सारी जानकारी हमें दी। थैंक यू। तो सुना आपने, शक्ति अवस्थी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप फर्जी कंपनियों के मकर जाल से बच सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड कहीं जमा कर रहे हैं तो इस बात का आप तसल्ली से ध्यान रखें कि क्या उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, आपके नाम पर कोई फर्जी कंपनी तो नहीं बनाई गई है जो आपके नाम पर चल रही है और आपको पता ही नहीं है। बाद में हो सकता है इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई लोन देता है, प्रलोभन देता है, तो आप ये ध्यान रखें कि इंटरनेट पर कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलता, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलती। ये ध्यान रखें कि गर्मी के महीने में जिस तरीके से लोगों को एसी या पंखे की जरूरत पड़ती है, तो इस मामले में भी लोग ठगी करते हैं कि आपको सस्ते में एसी मिलेगा या सस्ते में पंखे दिए जाएंगे। इसी तरीके से जब वर्ल्ड कप का मौसम आता है तो क्रिकेट देखने के नाम पर आपसे ठगी की जाती है। इस तरीके से आपको बचना चाहिए और तुरंत नज़दीकी थाने में संपर्क करना चाहिए। आप इस तरीके की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।